सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारी क्लास है 8th क्लास, सब्जेक्ट साइंस, लेसन नंबर 4। टॉपिक है हमारा पदार्थ। इसमें पढ़ेंगे धातु व अधातु के बारे में। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाए थे धातु व अधातुओं के भौतिक गुण। सेकंड पार्ट में इसमें पढ़ेंगे धातु व अधातुओं के रासायनिक गुण। चलिए देखते हैं धातु व अधातु के रासायनिक गुण। धातु व अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, इसमें भी सबसे पहला गुण है हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। चलिए देखते हैं धातु व अधातु ऑक्सीजन से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से हम लेते हैं आयरन। तो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार हम एक लेंगे मैग्नीशियम रिबिन। जब उसका दहन करेंगे और उससे जो राख प्राप्त होगी, उस राख को जल में घोल करके उसका हम परीक्षण करते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी प्रकृति जानने का प्रयास करते हैं। जब हम उसमें लिटमस पत्र को डालते हैं तो उसमें जो लाल लिटमस होता है वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्यतया धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातें होती है वो किसी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद हम बात करें अधातुओं के बारे में। तो अधातु क्या करती है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार है, जैसे कि हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल किसका निर्माण करेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। नोट कर लेना इसे कि धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये कौन सी प्रकृति के हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अधातुओं के ऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड ये क्या करेंगे, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। प्रकृति क्या होगी इनकी, अम्लीय। और क्या होते हैं ये, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है,
प्रकृति के होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं ना कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसी के बाद अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, नोट करना है। दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सोडियम जो धातु होती है वो बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम जो धातु होती है, सोडियम एन से प्रतिनिधित्व करते हैं इसे, तो ये जो क्या होती है? बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है। यह ऑक्सीजन व जल के साथ अत्यधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया में क्या होता है? बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद है सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतया अधातुएं जो होती है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, यद्यपि वे वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन जो अधातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसके बाद दूसरा है हमारा तीसरा पॉइंट है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ जो धातुएं होती है वो अम्लों से अभिक्रिया करती है और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या करते हैं ये धातु? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जबकि सामान्यतया अधातुएं होती है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु क्या करती है? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा इसमें? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? लवण प्लस हाइड्रोजन का। ठीक है, जबकि अधातु जो होती है वो अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, नोट कर लेना इसे भी। चौथा है हमारे पास क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं? धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, धातु जो होते हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या करेंगे ये? धातु प्लस क्षार क्या करेंगे? ये किसका निर्माण करेंगे? ये हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, जबकि अधातुएं क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती है।
धातुएं तो क्या करेगी, क्षार से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगी, हाइड्रोजन गैस का, जबकि अधातुएं जो होती है वो क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती है। नोट कर लेना है सभी। इसकी बात है 5वें नंबर पे विस्थापन अभिक्रिया। चलिए पहले से नोट करना। 5वें नंबर पे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, चलिए देखते हैं हमें क्या होगा। इसमें जो होता है, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, परंतु कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या हुआ, जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, मतलब उसका स्थान ले लेता है, जबकि जो कम अभिक्रियाशील होता है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु का स्थान नहीं ले पाता। चलिए परिभाषा नोट करना विस्थापन अभिक्रिया की। एक अधिक अभिक्रियाशील, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, जबकि कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती है, क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, मतलब ये किसका स्थान ले लेती है, कम अभिक्रियाशील धातु का स्थान ले लेती है, जबकि जो कम अभिक्रियाशील होती है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक अभिक्रिया है उसको नोट करेंगे। पहले इसको नोट करना परिभाषा को। चलिए लेते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट, इसको CuSO4, ठीक है, प्लस जिंक Zn, ठीक है। अब जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो इसमें किसका निर्माण होगा, जिंक सल्फेट, जिसे कहेंगे ZnSO4 प्लस कॉपर, कॉपर के लिए क्या है, Cu। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, Zn। क्यों अभिक्रियाशील है, क्योंकि इसने ये अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसने किसका स्थान ले लिया, कॉपर का। तो कॉपर के स्थान पे क्या आ गया है, कॉपर सल्फेट था यहाँ पे क्या हो गया है, जिंक सल्फेट, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है तो इसने कॉपर का स्थान ले लिया है, उसके स्थान पे कौन आ गया है, जिंक सल्फेट। जबकि कम अभिक्रियाशील क्या है, कॉपर, तो वो कहाँ आ गया है, इधर। तो इसमें क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नोट करना है सभी। अब है धातुओं व अधातुओं के उपयोग।
अधातुओं के उपयोग। चलिए देखते हैं धातुओं और अधातुओं के क्या क्या उपयोग है। धातुओं व अधातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना पकाने के बर्तन, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी उपयोग है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है अधातु, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। इसके बाद है अधातु, जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। इसके बाद तीसरा है अधातु, जिसका उपयोग जल के शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाता है। इसके बाद है अधातु, जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। इसके बाद है पटाखों में प्रयुक्त होने वाली अधातु। अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में बताया है। ये हमारे धातु और अधातु के उपयोग हो चुके हैं। हमारा ये जो लेसन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है।